का लेक्चर रहेगा टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम को जनरली हम बोलते हैं पोर्क टेपवर्म। पोर्क टेपवर्म पोर्क टेपवर्म। अब देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ये कह दें कि डाइजेनेटिक पैरासाइट है with adult stages are seen in small intestine of human. Humans are primary host। ठीक है, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो इसके प्राइमरी होस्ट होते हैं। एक चीज ध्यान में रखना कि किसी को प्राइमरी होस्ट तब कहा जाता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी होस्ट के अंदर होता हो। ठीक है, तब हम उसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। एंड यंगर स्टेजेस आर सीन इन अदर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, लाइक पिग, डॉग, शीप एक्सेट्रा। दस हम ये कह दें दे आर सेकेंडरी होस्ट, दस बोथ होस्ट आर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे इस पैरासाइट में दोनों होस्ट जो हैं वो वर्टिब्रेट हैं। ठीक है, जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमंस हैं। ठीक है, और ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो कह देंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट है ह्यूमंस का। सेकेंडरी होस्ट दूसरे वर्टिब्रेट्स जैसे कि पिग्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बॉडी की मॉर्फोलॉजी। हम ये देखेंगे कि इसकी बॉडी जो है वो रिबन के शेप की है। ठीक है, रिबन शेप्ड, डिवाइडेड इनटू सोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या सोलेक्स है, क्या नेक है और क्या स्ट्रोबिला है। स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे इसके बॉडी का, ये समझ कर लो, ये सोलेक्स का रीजन है, सिफाइलिक रीजन या बिगनिंग ऑफ सिफलाइजेशन हमको मालूम है कि यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये बिगनिंग ऑफ सिफलाइजेशन वाले पार्ट हैं, सोलेक्स जिनको बोलते हैं। इस सोलेक्स में देखेंगे तो 4 शकर्स हैं, क्वाड्रेंगुलर शेप है, चारों शकर 4 साइड्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये सोलेक्स हो गया। सोलेक्स के बाद का, अच्छा, इस सोलेक्स को अगर हम एनलार्ज करके देखें तो क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर होगा जिसमें चारों साइड्स में एक एक शकर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना कि जो शकर्स होते हैं वो सिर्फ होल्ड फास्ट बनाने के लिए या एंकरेज के लिए प्रेजेंट होते हैं, होस्ट के बॉडी के साथ एंकरिंग करने के लिए। इनसे न्यूट्रिशन का कोई लेना देना नहीं होता है। और जो हुक्स हैं इनका भी काम एंकरेज ही है। ठीक है, और इवन हमको मालूम है कि जो टेप वर्म होते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ये बॉडी के सरफेस से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि 4 सकर्स प्रेजेंट हैं। एंटीरियर मोस्ट एंड पे 2 रोज हैं, 2 रो में काइटिनियस टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जिनको रोस्टेलम बोलते हैं। और ये 22 से लेकर के 32 दांत हो सकते हैं। ठीक है, काइटिनियस टीथ हैं, 22 से 32 हो सकते हैं। इनको हम रोस्टेलम को हुक्स बोल लें या टीथ बोल लें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके का इनका सोलेक्स है। दूसरा रीजन हो गया नेक का, और तीसरा रीजन ये हो गया स्ट्रोबिला का। ठीक है, ये स्ट्रोबिला इसका। अब एक चीज ध्यान में रखना, इस एनिमल में हम ये कहें कि पूरा जो स्ट्रोबिला है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसके एक एक यूनिट को हम एक एक प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखना, मैं कहूँ ये सारा का सारा स्ट्रोबिला है, ये रेड कलर के जो मार्क हैं, जो ओपनिंग है, ठीक है, ये सारे मार्क जो हैं वो कॉमन गोनोपोर कहलाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों आके ओपन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ओपन हुआ। अब यहाँ देखते हैं
एक को एक प्रोग्लोटिड बोल दिए। यूजुअली स्टार्टिंग के लगभग 200 इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैच्योर प्रोग्लोटिड्स का रीजन आएगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होंगे, लगभग 450 के आसपास मैच्योर प्रोग्लोटिड्स देखने को मिलेंगे। और उसके बाद राइप प्रोग्लोटिड्स देखने को मिलेंगे, जिनको ग्रेविड प्रोग्लोटिड बोलते हैं या राइप्ड प्रोग्लोटिड बोलते हैं, ठीक है। ये मैच्योर, ये राइप हो चुके हैं, इसलिए राइप प्रोग्लोटिड। ये लगभग 150 से 300 होते हैं, ठीक है। अब इनकी कहानी देख लेते हैं कि जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप के हो गए रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर हम ये देखें, ये कॉमन गोनोपोर है, ठीक है। अब ये देखें, जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो इमेच्योर हैं। तो उनके अंदर कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, मतलब मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता है, और वो थिन जो थिकनेस होती है उनके बॉडी की वो कम थिकनेस वाली रहती है, तो इसीलिए उनको बोल दिए इमेच्योर प्रोग्लोटिड। जो मेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं उनके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है। सिर्फ मेल या फीमेल कह देने का मेरा मतलब ये हो गया, ये है कि या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा या दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब ये देखना कि मेरे कहने का ये मतलब है कि एक प्रोग्लोटिड के अंदर मान लो कि भी फॉर्मेशन चल रहा है और एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन चुका है और दूसरा बन रहा है, या दूसरा बन चुका है या पहला बन रहा है या दोनों बन चुके हैं, तो उन सारे केसेस में हम उसको बोल देते हैं मैच्योर प्रोग्लोटिड, और वो स्क्वायर शेप के होंगे, ठीक है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो डिजेनरेट हो चुका रहता है, और उनका सिर्फ रिमेनिंग पार्ट जो है जिसको यूट्रस बोल रहे हैं वही प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड एग सिर्फ उसी यूट्रस में रहता है। तो यूट्रस एक कैरियर है इम्ब्रियो का, इसीलिए वही बस बचा रहेगा, बाकी सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिजेनरेट हो चुके रहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो और जाइगोट। तो ये हो गया एनिमल का स्ट्रक्चर। अब यही रेक्टेंगुलर प्रोग्लोटिड अपने टर्मिनल एंड से टूट टूट करके अलग होता रहता है, ठीक है, एपोलाइसिस के प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब वही जो टूट के अलग होगा वो फेसेस के साथ बाहर आ जाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब देखते हैं इस एनिमल में इसकी लाइफ साइकिल ये मान लेते हैं मैच्योर एनिमल है ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, एडल्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। अब इसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका। बेसिकली हम देखेंगे तो एक एक प्रोग्लोटिड होता है, वो एक एक इंडिविजुअल एनिमल जैसा काम करता है, और एक प्रोग्लोटिड के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों है, या तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता है या अलग अलग प्रोग्लोटिड एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। और हर प्रोग्लोटिड के अंदर जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो ये जाइगोट जो बना है वो किसी एक प्रोग्लोटिड के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब ये जाइगोट क्या होगा, कैप्सुलेट होगा, और ये कैप्सुलेटेड जाइगोट फर्दर यूट्रस में पहुंच जाएगा। याद रखना कि इस एनिमल के यूट्रस में, मतलब इसी प्रोग्लोटिड के एक सिंगल प्रोग्लोटिड के अंदर यूट्रस जो होगा उसी यूट्रस में है, और वो यूट्रस है प्रोग्लोटिड के अंदर, और वो यूट्रस में चला गया, ठीक है, टेनिया के। अब देखते हैं इसके बाद जो डेवलपमेंट होगा इस एग का, ऊपर ऊपर एग शेल, देखना मल्टीपल लेयर ऑफ स्ट्रक्चर है ये। उसके नीचे एम्ब्रियो फोर डेवलप हुआ है, ठीक है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ऑन्चोस्फेरल मेम्ब्रेन। अब ध्यान रखना ये ऑन्चोस्फेरल मेम्ब्रेन टू लेयर्ड है,
ठीक है, तो 2 लेयर्ड ओंचोस्फेरल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो है जाइगोट, और जाइगोट में 6 दांत होते हैं, हेक्साकैंथ बनेगा ये। ठीक है, अब क्या होता है कि इस स्टेज में ये रिलीज हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फेसेस के साथ। ठीक है, और अब एंटर करेगा एपोलाइसिस के थ्रू, टूट करके सेपरेट होने को एपोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी होस्ट के अंदर जाएगा उसके न्यूट्रिशन के साथ, मतलब इंजेशन के साथ। ठीक है, अब ये पहुंच गया स्टमक, जैसे पिग्स के अंदर गया तो पिग का जो गैस्ट्रिक एंजाइम होगा वो डाइजेस्ट कर जाएगा इनकी मेम्ब्रेन्स को। ठीक है, और जब तक डाइजेशन चलता रहेगा तब तक ये स्टमक को बाईपास कर लेगा। तो क्या होगा कि जैसे ही गैस्ट्रिक एसिड पड़ा और डाइजेस्ट करना शुरू किया, और उसी के साथ साथ फूड के साथ ये बाईपास होकर के स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ पहुंच रहा है, तो इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते इसके ऊपर के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं बाकी, वो सारे डाइजेस्ट हो चुके रहते हैं। अब ये पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट के। अब क्या होगा, यहाँ पे 6 दांत बचे हुए हैं, हेक्साकैंथ। ठीक है, 6 हुक्स वाले स्टेज को, एम्ब्रियो को हेक्साकैंथ बोल दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद क्या होता है कि ये बाइल से एक्टिवेट होता है। अब बाइल ने एक्टिवेट करके इसको इसको ब्लैडर वर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये ब्लैडर वर्म फर्दर ग्रो करता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, इसको ब्लैडर वर्म भी बोल लें या सिस्टिसिरस लार्वा बोल लें। ठीक है, सिस्टिसिरस लार्वा। अब ये देखेंगे, ये पहुंच जाता है जैसे इंटेस्टाइन से, ये धीरे धीरे पेनिट्रेट करता है ब्लड के थ्रू, ये पहुंच जाता है मसल्स में पिग्स के। ठीक है, अब पिग के मसल में प्रेजेंट है, और जब कोई अनराइप्ड पोर्क न्यूट्रिशन में लेगा तो उसी पोर्क में के मसल्स में अगर ये ब्लैडर वर्म प्रेजेंट है तो ये फिर प्राइमरी होस्ट के अंदर, मतलब ह्यूमंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल दें ये enters human through pork meat। ठीक है, जब पकाते समय अच्छे से उसको पकाया नहीं गया रहेगा, ठीक है, तो अगर अनराइप मीट है पोर्क का, और उसमें अगर मसल्स जो है वो इन्फेक्टेड है ब्लैडर वर्म से, तो वो फिर अंदर आ जाएंगे ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, और इंटेस्टाइन को स्टमक को बाईपास करके फिर से इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेनेटिक पैरासाइट टेनिया सोलियम। ओके, थैंक यू।